राजीव, राहुल, एंडी, निधि और नैना पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान पांचों कार में बैठकर बेला पहाड़ी के जंगल में घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। सुना है बेला पहाड़ी के जंगल शापित हैं। ये सब बकवास है यार। हर बात बकवास नहीं होती राजीव। तू तो वैसे भी फट्टू है, डरपोक कहीं का। अब बहस बंद करो यार और चलो बेला पहाड़ी ही चलते हैं। सुना है वहाँ किसी किन्नर की आत्मा घूमती है। नैना के इतना बोलते ही राजीव ने कार को फुल रफ्तार से बेला पहाड़ी के जंगल की ओर दौड़ा दिया और कुछ ही घंटों में वो सब बेला पहाड़ी के घने जंगल में पहुंच गए। रात हो चुकी थी। उन सब ने घने जंगल में अपना तंबू गाड़ दिया, मगर एंडी को वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो चुपचाप रात में उन्हें बगैर बताए वहाँ से चला गया कि अचानक आधी रात में निधि की चीख से राहुल और नैना घबराकर बाहर निकल गए, मगर सामने राहुल की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखकर राजीव और नैना के हाथ पैर फूल गए। ये सब कैसे हुआ निधि? राहुल को किसने मारा? राहुल और मैं टेंट में बातें कर रहे थे कि तभी राहुल को आभास हुआ कि जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। राहुल टेंट के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल की घुटी हुई आवाज सुनकर जब मैं बाहर आई तो क्या निधि, आगे बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने देखा राहुल की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी और एक बेहद भयानक जले हुए चेहरे वाली किन्नर राहुल का मांस खा रही थी। अचानक वो धुआं बनकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। इसका मतलब इस जगह के बारे में बेला नाम के किन्नर की आत्मा की अफवाहें मशहूर हैं और ये सब सही है। तुम किन अफवाहों की बात कर रहे हो राजीव? ये सब बताने का भी वक्त नहीं है नैना। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ पर अब और नहीं रुक सकते। हम सबकी जान को खतरा है। लेकिन एंडी, वो इस वक्त कहाँ है? तभी अचानक देखते ही देखते बहुत तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में उस हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। तभी आसमान में तेज आवाज में गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उनके दिल दहल कर रह गए। कुछ ही पलों में अचानक तूफान थम गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। उन चारों की आंखें दहशत के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो खून की बारिश हो रही थी। भागो यहाँ से! इतना कहकर नैना ने भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि चारों तरफ अजीब सी आवाजों का शोर बरपा हो गया। ऐसा लगता था मानो बहुत से किन्नर चीखते हुए उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तभी नैना को सामने एक भयानक काला साया दिखाई देने लगा, जो रात के अंधेरे में बेहद भयानक लग रहा था। देखते ही देखते वो भयानक साया नैना के करीब आकर खड़ा हो गया। नैना ने देखा कि वो करीब 6 फुट की औरत थी, जिसने साड़ी पहन रखी थी। कौन हो तुम? बेला। भयानक चेहरा देखकर नैना और सभी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो एक किन्नर था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। नैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैर जमीन पर जम गए हो। अचानक उसने नैना की गर्दन अपने हाथों से दबोच ली और एक ही झटके में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। नैना की दिल दहला देने वाली चीख वहां पर गूंज गई। कुछ ही पल में उस भयानक बला ने राजीव और निधि के साथ भी वही किया। दोनों की दिल दहला देने वाली चीख से सारा जंगल सिहर उठा। उधर एंडी को चलते चलते अचानक बहुत पुराना महल दिखाई दिया। वो उस महल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ लिया। एंडी ने देखा कि वो एक साधु था। वहाँ मत जाओ बेटा। कौन है आप? मैं एक तपस्वी हूँ। तभी एंडी के कानों में उसके सारे दोस्तों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। ये तो मेरे दोस्तों की चीखने की आवाज है। लगता है वो सब मुसीबत में हैं। ये क्या हो रहा है?
कोई फायदा नहीं बेटा। उनकी चीखें बता रही हैं कि बेला ने अपना शिकार बना लिया है उन लोगों को। अब वहाँ जाना बेकार है बेटा। लेकिन मेरे सारे दोस्त मुसीबत में हैं बाबा, मैं उन सबको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इस वक्त अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्तों की तरह ही होगा। तभी उन दोनों के कानों में एक किन्नर की भयानक आवाज गूंजी। ये बेला की आवाज है। ये बेला कौन है? और इसके बारे में मैंने कई कहानियां सुनी है, और जहाँ तक मुझे पता है उसी के नाम से इस पहाड़ी का नाम बेला पहाड़ी रखा है। वो कहानियां झूठी नहीं है बेटा। बहुत सालों पहले ये इलाका राजा संग्राम सिंह के राज्य में आता था। कहते हैं कि उस जमाने में बेला नाम का बड़ा सुंदर किन्नर रहता था, जो राजा संग्राम सिंह का महल का बेहद वफादार था। वो राजा के महल में बेल के फूल लाने और ले जाने का काम किया करता था। राजा संग्राम सिंह ने उसकी वफादारी से प्रभावित होकर इस पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर रख दिया। राजा संग्राम सिंह की पत्नी बेहद सुंदर थी। उसने अपनी पत्नी की देखरेख के लिए भी बेला किन्नर को रखा हुआ था। संग्राम सिंह की पत्नी दिल ही दिल में बेला को पसंद करने लगी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? एक स्त्री एक किन्नर को कैसे पसंद कर सकती है? बेला बहुत सुंदर किन्नर था और प्यार जाति लिंग ये सब नहीं देखता। बेला भी संग्राम सिंह की पत्नी से प्यार करने लगा था। और एक दिन संग्राम सिंह अचानक जब अपनी पत्नी के कमरे में घुसे तो उसने बेला और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। ये देखकर संग्राम सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए। उसने रात को बेला को इसी जंगल में लाकर जिंदा जलवा दिया। मगर वो काली अमावस की रात थी। उसकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। वो जब भी किसी लड़के और लड़की को साथ में देखता है तो वो उनका प्यार पूरा होने से पहले ही उन्हें बेदर्दी से मार देता है। लेकिन बाबा, उसे खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उस महल को देख रहे हो ना तुम? कहते हैं जब भी कोई साधारण मनुष्य उस महल में दिखाई देता है तो उस वक्त उस महल में वही घटना बार बार चल रही होती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये समय का चक्र है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त उस महल में वही घटना चल रही है? हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, अगर वो समय की पूर्णावती के दौरान इस महल में प्रवेश करके बेला को मार दे तो बेला खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने किसी स्त्री को आज तक स्पर्श नहीं किया। तो फिर देर मत करो, जल्दी जाओ, क्योंकि इसके बाद ये पुनरावृत्ति कितने साल बाद होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। एंडी तुरंत उस महल के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक कमरे में एक बेहद सुंदर किन्नर और एक बेहद सुंदर स्त्री एक दूसरे के आलिंगन में समाये हुए थे। एंडी समझ गया कि वो बेला ही है। एंडी बगैर देरी किए हुए उसके पास पहुंच गया। अपने पास एक अजनबी को देखकर बेला ने चौंक कर कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना कहकर एंडी ने उस चाकू से बेला की गर्दन काट दी। बेला की गर्दन काटते ही एंडी को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आँख खुलने पर उसने अपने आप को उसी जगह में पाया, लेकिन वहाँ कोई साधु मौजूद नहीं था। एंडी भागता हुआ उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर उसके दोस्त थे, मगर उसने देखा कि उसके चारों दोस्तों की लाशें पेड़ पर टंगी हुई थी। सुबह की सूरज की पहली किरण फूट पड़ी थी। एंडी उदास मन से उस जंगल से चला गया। वो समझ गया था कि बेला का अंत हो चुका था। शालू और अनिकेत के माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके नाना नानी उन्हें अपने गांव ले आए और वहीं पर उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया। घर से स्कूल आने जाने वाले रास्ते पर एक गंदा तालाब पड़ा करता था, जिसमें कीचड़ वाले पौधों के साथ कुछ कमल के फूल भी उगा करते थे। शालू और अनिकेत के क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का मुन्ना कहा करता था
कि उस तालाब के नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक? हाँ, पाताल लोक, जहाँ बहुत सारे भूतनी और राक्षस रहते हैं। बहुत साल पहले हमारे स्कूल का ही एक लड़का उस गंदे तालाब में कमल का फूल तोड़ने गया था। पाताल लोक की एक भूतनी ने उसको पकड़कर तालाब के अंदर खींच लिया था। गांव के दर्जन भर लोग गायब हो चुके हैं। शालू और अनिकेत ने उस रात अपनी दादी से पूछा, दादी, गांव के गंदे तालाब में क्या कोई पाताल लोक की भूतनी रहती है? भूतनी के बारे में तो नहीं पता बेटा, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि वो गंदा तालाब बहुत गहरा है और आज तक उसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया है, और उसमें एक दलदल भी है, इसलिए कभी भूल कर भी उस तालाब के पास मत जाना। एक दिन जब अनिकेत और शालू स्कूल से लौट रहे थे तो उनमें किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तूने मेरा पेन अपनी सहेली को क्यों दे दिया? मुझे मेरा पेन वापस चाहिए। कल ले लियो। अनिकेत शालू के बैग से पेन निकाल लेता है। ये मेरे पेन हैं, इन्हें वापस कर। कल मैं तेरा पेन अपनी सहेली से दिलवा दूंगी। नहीं दूंगा। अनिकेत शालू का पेन गंदे तालाब में फेंक कर घर की ओर भाग जाता है। शालू वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। अनिकेत ने मेरे पेन फेंक दिए। उनमें से एक पेन पिताजी ने मुझे दिया था, वो उनकी अंतिम निशानी है। शालू पेन ढूंढने गंदे तालाब की ओर जाती है। पेन तालाब के बीचों बीच कीचड़ में पड़े हुए थे। शालू ने एक डंडे से पेन को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन डंडा छोटा पड़ गया। लगता है अब मुझे तालाब में घुसना ही पड़ेगा। शालू तालाब में घुस गई। उसके घुटनों तक कीचड़ ही कीचड़ था। शालू ने जैसे ही पेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शालू जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई अंदर खींच रहा है। तभी शालू की दादी वहां आ गई। वे अपने साथ एक डंडा लेकर आई थी। दादी ने शालू की तरफ डंडा बढ़ाया, तभी तालाब में से एक भयानक भूतनी का सिर निकला। भूतनी ने शालू के बाल पकड़ लिए और उसे तालाब के अंदर खींच कर ले गई। अरे कोई बचाओ, मेरी पोती को बचाओ। दादी के शोर मचाने पर मुन्ना, अनिकेत और गांव के बाकी लोग वहां आ जाते हैं। पाताल लोक की भूतनी मेरी पोती को ले गई। मुन्ना भागकर अपने घर जाता है और ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लेकर आता है। वो तालाब के अंदर गोता लगा देता है। मुन्ना देखता है कि भूतनी शालू को खींचते हुए गहराई में ले जा रही है। मुन्ना उसके पीछे पीछे जाता है। भूतनी पानी के अंदर एक दरवाजे पर आकर रुक जाती है। लगता है यही पाताल लोक का दरवाजा है। भूतनी शालू को दरवाजे के अंदर ले जाती है। मुन्ना भी दरवाजे में घुस जाता है। मुन्ना जब दरवाजे के अंदर घुसता है तो वो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले पा रहा था। भूतनी की निगाह मुन्ना पर पड़ जाती है। भूतनी मुन्ना की तरफ बढ़ती है। मुन्ना तुरंत तेजी से तैरकर तालाब के बाहर आ जाता है। वो गांव वालों को बताता है कि वो पाताल लोक देख कर आ रहा है। गांव के गायब हुए लोग शायद जिंदा हैं और वे पाताल लोक में बंद हैं। लेकिन हम उस भूतनी को मारेंगे कैसे? मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था कि पाताल लोक की राक्षसनियां अमर होती हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता और बस एक ही उपाय है कि हम पाताल लोक में बंद लोगों को बाहर ले आएं। लेकिन भूतनी के वहाँ होते हुए ये कैसे संभव होगा? पुराण में ये भी लिखा था कि पूर्णिमा की रात को राक्षसनियां गहरी नींद में सोती हैं। मुन्ना, अनिकेत और गांव के कुछ अन्य लोग पूर्णिमा की रात को तालाब के अंदर पाताल लोक में जाते हैं। वे देखते हैं कि भूतनी सो रही है। गांव के लोग एक एक करके शीशे में बंद सभी लोगों को बाहर लाते हैं। सभी लोग जिंदा थे। गांव के सभी लोग तालाब में मिट्टी डालकर तालाब को हमेशा के लिए पाट देते हैं। हालांकि गांव के लोगों को अभी भी डर लगता है कि कहीं भूतनी मिट्टी हटाकर किसी दिन
वापस न आ जाए। हातिमपुर गांव के लोग रात में मुंह पर उंगली रखकर घूमते थे और कोई भी कुछ बोलता नहीं था। एक लड़का रोड पर अपने दादा के साथ जा रहा है। दादा, कल मुझे मेला लेकर चलोगे? दादा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुड़ैल का साया आता है। दादा लड़के का मुंह हाथ से बंद कर देते हैं। चुड़ैल भयानक आवाज में हंसती है। ये किसकी आवाज थी? दादा लड़के को लेकर झाड़ी में छुप जाते हैं। चुड़ैल कुछ देर रुककर चली जाती है। एक बार गांव में एक औरत का मर्डर हो जाता है। मर्डर की जांच करने केशलता अपनी टीम के साथ पहुंचती है। कोई भी गांव वाला पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सभी मुंह पर उंगली रखकर ना में सिर हिलाकर निकल जाते थे। केशलता को गांव में अपने स्कूल की दोस्त नेहा मिलती है। अरे नेहा, पहचाना मुझे? हम स्कूल में एक साथ थे। नेहा मुंह पर उंगली रखकर बस हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। इस गांव के लोग पागल हैं क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। नेहा, तुम तो कुछ बोलो। नेहा पेन निकालती है और एक कागज पर लिखती है कि अभी रात है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। नेहा अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी चोटी पकड़ ली। नेहा डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने सूट से कैंची निकाली और बिना पीछे देखे ही अपनी चोटी काट दी और भागती हुई सीधा अपने घर पहुंच गई। अगले दिन नेहा केशलता के पास पहुंचती है। सबसे पहले ये बताओ कि गांव के लोग रात में कुछ बोलते क्यों नहीं? गांव में जुबान काट कर ले जाने वाली एक अंधी चुड़ैल आती है। वो रात में गांव में घूमती है। जिसकी भी आवाज उसके कानों में पड़ जाए, चुड़ैल अमावस की रात में आकर उसकी जुबान काट कर ले जाती है। गांव के बहुत से लोग गूंगे हो चुके हैं। कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मतलब मैं रात में बोलती रही तो अंधी चुड़ैल किसी अमावस्या की रात मेरी भी जीभ काट कर ले जाएगी। हाँ, ये देखो, कल चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़ ली थी। मजबूरी में मुझे चोटी काट कर ही भागना पड़ा। तुम और तुम्हारे साथियों को भी सावधान रहना होगा। अब ये बताओ, जिस औरत का मर्डर हुआ है, क्या उसका भी चुड़ैल से कोई लेना देना है? चुड़ैल उस औरत के लड़के की भी जुबान ले जा चुकी है। इस चक्कर में उसके लड़के की शादी टूट गई और वो पागल जैसा हो गया। वो औरत एक तांत्रिक के साथ मिलकर हर अमावस की रात गांव के बीचों बीच हवन किया करती थी, ताकि वो चुड़ैल को बुलाकर उससे अपने बेटे की जुबान वापस मांग सके। लेकिन फिर वो औरत एक दिन मरी हुई मिली। अब मुझे जाना होगा। सावधान रहना, आज अमावस है। केशलता मरी हुई औरत के घर जाकर उसके लड़के से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोल पाता। क्या तुम उस तांत्रिक के बारे में कुछ बता सकते हो जो तुम्हारी माँ से मिला करता था? रात हो जाने पर केशलता उस जगह पर जांच करने पहुंचती है जहां औरत तांत्रिक के साथ मिलकर हवन किया करती थी। तभी अचानक केशलता को महसूस हुआ कि जुबान निकालने वाली चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। केशलता तुरंत रिवॉल्वर निकालकर पीछे पलटती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी चुड़ैल के हाथ केशलता की गर्दन पकड़ लेते हैं। अपनी गर्दन को छुड़ाने के प्रयास में केशलता की रिवॉल्वर छूट जाती है। चुड़ैल केशलता की जीभ काट कर ले जाती है। अमावस्या की रात थी, इसीलिए पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। केशलता को मदद के लिए कोई नहीं दिख रहा था। वो दौड़ती हुई नेहा के घर पहुंची। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ।
केसलता तुरंत पेन से कागज पर लिखकर नेहा से कहती है कि वो उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने में उसकी मदद करे। अगले दिन नेहा गांव के हर घर में जाकर तांत्रिक के बारे में पता करती है। एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो तांत्रिक शमशान घाट में रहता है। नेहा और केसलता शमशान घाट पहुंचते हैं। शमशान घाट पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो चुकी थी। घनी अंधेरी रात में सुनसान सड़क, जिसके दोनों ओर घना जंगल है, पर केसलता और नेहा शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। अंधी चुड़ैल उनके कदमों की आवाज सुनकर सड़क पर आ जाती है। नेहा अपने मुंह पर उंगली रखकर केसलता को इशारा करती है कि हमें बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। दोनों अपने पैरों से जूते निकाल देते हैं और नंगे पैर ही शमशान घाट की तरफ बढ़ते हैं ताकि आवाज ना हो। दोनों को तांत्रिक मिल जाता है। वो आग के पास बैठकर तपस्या कर रहा था। केसलता तांत्रिक के माथे पर रिवॉल्वर रख देती है। ये पुलिस वाली पूछ रही है कि तुमने उस औरत को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा बेटी, उस औरत को चुड़ैल ने मारा। मैं इस गांव को चुड़ैल से मुक्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। चुड़ैल क्या चाहती है? चुड़ैल शांति चाहती है। उसे किसी का बोलना पसंद नहीं। अगर किसी इंसान की आवाज उसके कान में पहुंच जाती है तो वो हमेशा के लिए उसकी जुबान छीन लेती है। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ या कहीं जाकर छुप जाओ। मैं अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल से लड़कर उस चुड़ैल को गांव से हमेशा के लिए भगा दूंगा। नेहा और केसलता एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है। नेहा और केसलता देखते हैं कि तांत्रिक गुस्से में चुड़ैल से कुछ कह रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वे दोनों कुछ सुन नहीं पा रही थी। वे दोनों पास जाकर तांत्रिक और चुड़ैल की बातें सुनने की कोशिश करती हैं। तू इस गांव से चली जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को गूंगा बनाऊंगी। मुझे शांति चाहिए। मैं अपने गले में पड़ा ताबीज नष्ट कर दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ताबीज नष्ट हुआ तो मेरे साथ तू भी मर जाएगा। तांत्रिक अपने गले से ताबीज निकालता है और आग में डाल देता है। नहीं! आग में विस्फोट होता है। चुड़ैल मर जाती है और तांत्रिक मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। चुड़ैल के मरते ही केसलता की आवाज वापस आ जाती है। केसलता और नेहा दौड़ते हुए तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ये आपने क्या किया बाबा? चुड़ैल को मारने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अच्छे काम में अपनी जान भी जाए तो हर्ज नहीं। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका था। मुझे खुशी है कि मैं गांव वालों को चुड़ैल से मुक्त करा के मर रहा हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक मर जाता है। नेहा और केसलता चुड़ैल के मरने की खुशखबरी जाकर गांव वालों को देते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले रात में भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करके चुड़ैल को मारने वाले बाबा की मूर्ति गांव में स्थापित करते हैं। रात का समय था। समुद्र की लहरों पर
टाइटैनिक शिप अपनी तेज गति से दौड़ रहा था। उसके अंदर लगभग 400 लोग सफर कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ थे नितेश, मोहन, विराज और स्नेहा। यार मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि कुछ ही दिनों में हम लोग दुबई में होंगे। मैं तो बुर्ज खलीफा के साथ अपनी ढेर सारी पिक्स लेकर इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। तभी जहाज के कप्तान ने ऐलान किया, सभी लोग ध्यान से सुने, जहाज में कुछ खराबी आ गई है जिसे ठीक करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी ही दूरी पर लाइट हाउस आने वाला है, हम कुछ देर वहाँ रुकने वाले हैं। वाह, लाइट हाउस! मैंने अपनी लाइफ में कभी लाइट हाउस नहीं देखी, मजा आ जाएगा। कुछ ही देर बाद जहाज एक लाइट हाउस के पास जाकर रुकी। दिखने में तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से सनन सनन चलती तेज हवाएं माहौल को और सुहाना बना रही थी। अगर आप कुछ देर यहाँ उतरना चाहें तो उतर सकते हैं। जहाज ठीक होते ही हम ऐलान कर देंगे, सभी लोग वापस आ जाइएगा। ये सुनकर काफी यात्री जहाज से उतर गए। वाह यार, ये कितना खूबसूरत लाइट हाउस है। ये कहकर स्नेहा ने उसकी कुछ पिक्स क्लिक की। देखो गाइस, कितनी अच्छी पिक्स आई हैं। वो सभी को फोटोज दिखाने लगी। तभी एक फोटो पर उनको नजर आया कि लाइट हाउस की रेलिंग पर एक लड़की खड़ी हुई है। अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मतलब इसके ऊपर जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। वो चारों एक साथ अब लाइट हाउस की तरफ रवाना हो गए। वाह, ये तो अंदर से भी एकदम चमचमा रहा है। अरे कोई है? हेलो। चलो चलो जल्दी से लैंटर्न रूम में चलते हैं। ऊपर से समुद्र का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। गोल गोल सीढ़ियां ऊपर लैंटर्न की तरफ जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वो चारों लैंटर्न रूम में पहुंच गए। चारों रेलिंग से समुद्र का नजारा देखने लगे। वो देखो, हमारा जहाज कितना छोटा लग रहा है यहाँ से। कितनी ठंडी और तेज हवाएं चल रही है यहाँ। वो चारों मस्ती में ऐसे मग्न हुए कि उनको टाइम का पता ही नहीं चला और नीचे जहाज चलने को तैयार हो चुकी थी। सभी यात्री जहाज पर वापस आ जाएं, हम बस निकलने ही वाले हैं। अरे बाप रे, ये जहाज तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। चलो सब जल्दी से नीचे चलो। जब वो नीचे पहुँचे तो उनको बाहर जाने का दरवाजा बंद दिखाई दिया। वो उसको खोलने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। अरे ये दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? हम चारों के अलावा तो कोई अंदर आया ही नहीं था। अब तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जाओगे। ये भयानक आवाज किसकी है? तभी उनको जहाज की तेज आवाज सुनाई दी। मतलब जहाज चालू हो चुकी थी। खोलो यार, जहाज चल पड़ी है। कुछ ही देर में वहाँ बिल्कुल शांति हो गई और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। दूर दूर तक जहाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरे यार, अब तो हम यहाँ फंस कर रह गए। कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? देखो यार, फंस तो हम चुके हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो और परेशानी बढ़ेगी। भलाई इसी में है कि हमें यहाँ रुककर किसी दूसरे जहाज के आने का इंतजार करें। हम सभी एक साथ रहेंगे। वो आवाज किसकी थी ये पता नहीं चला अभी। तभी मोहन की नजर लाइट हाउस के टॉप पर पड़ी। एक लड़की रेलिंग पर अपने दोनों पैरों को लटकाए बैठी उन्हीं को देख रही थी। वो देखो। सभी ने एक साथ ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अबे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? वहाँ कुछ। वो चारों लोग अंदर चले गए। आज रात हम आराम से सो जाते हैं, सुबह उठकर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। ये तय कर वो चारों थोड़ी थोड़ी दूरी पर सो गए। रात के अभी कुछ ही पहर हुए थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे ये दरवाजे पर कौन है? उसने नजर दौड़ाई तो पता चला कि स्नेहा वहाँ नहीं थी। शायद स्नेहा ही होगी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ हूँ। ये आवाज सुनकर मोहन लाइट हाउस से निकल गया। कुछ ही दूरी पर उसको स्नेहा किनारे पर बैठी हुई नजर आई। वो उसकी तरफ बढ़ गया।
इस तरफ असली स्नेहा बाथरूम के अंदर से निकली और वापस अपनी जगह पर जाकर सो गई। अरे स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही यहाँ पर? मोहन थोड़ा डर गया और उसने उसके सामने जाकर देखा। स्नेहा के हाथ में एक मछली थी जिसको वो कच्चा ही चबा रही थी। वाह, कितनी टेस्टी मछली है मोहन, तुम भी खाओ ना। उसने तेजी से उठकर मोहन के मुंह में मछली ठूस दी। मोहन के हलक में मछली का पूरा कांटा अटक गया। वो जमीन पर पड़ा अपनी गर्दन को पकड़े हुए तड़प रहा था। तभी स्नेहा ने अपना पैर अचानक दरवाजे की तेज आवाज से तीनों की आंखें खुल गई। ये बाहर इस टाइम कौन हो सकता है? अरे मोहन ही होगा ना, वही तो नहीं है इस टाइम यहाँ। विराज उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, कुछ ही दूरी पर उसको एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ नजर आया। ये साला मोहन ही है। अचानक से पीछे के दरवाजे पर भी दस्तक हुई, जिसको सुनकर तीनों चौंक पड़े। तभी वो दरवाजा अचानक से खुल गया और उनको नजर आया कि एक बेहद ही भयानक आदमी वो उनके सामने आकर खड़ा था। वो आदमी तेजी से घर के अंदर आया और उसने नितेश का गला पकड़ लिया और फिर एक ही झटके में उसकी टांग और एक हाथ शरीर से अलग कर दिए। ये देखकर विराज और स्नेहा की चीख निकल गई। वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकले तो जिस आदमी को अभी तक वो मोहन समझ रहे थे, वो विराज पर झपट पड़ा। उसने विराज की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि वो धड़ से अलग हो गई। नहीं! स्नेहा चिल्लाई और वापस लाइट हाउस के अंदर ही घुस गई। वहाँ नितेश की लाश पड़ी थी और उसके पास ही एक चुड़ैल भी खड़ी थी। अब तेरी बारी है, ऐसा कहकर वो चारों हाथ पैर से स्नेहा की तरफ बढ़ने लगी। स्नेहा लाइट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वो भी अपने चारों हाथ पैर से स्नेहा का पीछा कर रही थी। आज तू नहीं बचेगी। स्नेहा बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी थी। ऊपर से नीचे देखने पर उसको डर लग रहा था। अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उसकी नजर समुद्र के किनारे पर पड़ी। एक बोट तेजी से लाइट हाउस की तरफ आ रही थी। उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो किनारे पर आया और चीखने लगा। क्या यहाँ कोई रुका है? अगर है तो बाहर आ जाए, कप्तान ने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। ये आवाज सुनते ही वो चुड़ैल और खुश हो गई। एक और शिकार आ गया, तुझे तो बाद में देखूंगी, पहले इसको खत्म कर देती हूँ। वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतर गई और उस बोट वाले आदमी के पास पहुँच गई। उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया। स्नेहा ने इस बात का फायदा उठाया और तेजी से गिरती पड़ती उस बोट तक पहुँच गई। उस चुड़ैल ने उस आदमी के सीने को चीर डाला। तभी उसकी नजर बोट में बैठी स्नेहा पर पड़ी। वो तेजी से स्नेहा की तरफ भागी। वो चुड़ैल अब उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने स्नेहा की बोट पर छलांग लगाई। तभी बोट स्टार्ट हो गई और स्नेहा तेजी से वहां से निकल गई। वो चुड़ैल किनारे पर ही रह गई। स्नेहा ने पूरी स्पीड से बोट को आगे बढ़ाया और उसने पीछे पलट कर देखा तो वो चुड़ैल अब उस आदमी के मांस को मजे से खा रही थी। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो
उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ। चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मामा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और राजन की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया
उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया, दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है। चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू? लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। सन 1980 की बात है।
सुजानपुर गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी घर से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वजह थी एक खूनी डायन जो अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ा करती थी। अंधेरे में निकलने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हेमंत बेटा, मेरा तो बड़ा ही जी घबरा रहा है। तेरे पिताजी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने वैद्य जी की दवा भी दी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तू घबराती क्यों है माई? पिताजी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। सब कुछ करके देख लिया बेटा, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा माई तू रो मत, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? तू तो जानता है कि रात के अंधेरे में गांव से निकलने वालों को वो खूनी डायन जिंदा नहीं छोड़ती है। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तू मेरी फिक्र मत कर माई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तू बापू का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर बहुत सावधानी से जाना। मुझसे तेरे बापू की ये हालत देखी नहीं जा रही। इन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर जी घबरा रहा है। हेमंत अपनी बैलगाड़ी पर लालटेन लटकाकर अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। बैलों की गले की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। हेमंत को निकले हुए कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी गांव की मोड़ पर पुराने बरगद के पास पहुंचकर हेमंत को बीच रास्ते पर काला लबादा ओढ़े एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बैल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या बला है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? इसे देखने के बाद मेरे बैल भी डर रहे हैं। हेमंत हिम्मत जुटाए बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथों में लालटेन लिए साए के नजदीक पहुंचा। पर जैसे ही लालटेन की रोशनी में हेमंत ने उस साए का चेहरा देखा तो उसका विभस्त चेहरा देखकर हेमंत का कलेजा कांप गया। उसके हाथों से लालटेन गिर चुकी थी और उसकी हृदय विदारक चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे गए 1.5 घंटे गुजर चुके हैं, पर अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरा बेटा आता ही होगा। कुछ देर बाद शांति काकी को बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा डॉक्टर बाबू को लेकर लौट आया है। पर बाहर अंधकार में बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत बेटा, तू आ गया और लालटेन क्यों बुझा रखी है? जल्दी से डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर आ जा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? आशंकित मन से शांति काकी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचती है, पर बैलगाड़ी पर हेमंत और डॉक्टर बाबू को ना पाकर वो विचलित हो जाती है और हेमंत को ना पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत, कहाँ है तू? मेरे बेटे, कोई मदद करो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आज उस डायन ने मेरी कोख में ही डाका डाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरा जवान बेटा। बहू। बूढ़ी शांति काकी का विलाप गांव वालों के कानों तक साफ पहुंच रहा था। वो समझ चुके थे कि रात के अंधेरे में उस डायन ने एक और घर उजाड़ दिया था। खौफ दिलों में तांडव कर रहा था। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ भैया शांति काकी के साथ। जवान बेटे और बीमार पति की मौत का सदमा ना सह सकी बेचारी और अपने प्राण त्याग दिए। कोई चिता जलाने वाला भी नहीं बचा परिवार में, तो हम सबको मिलकर ही करना होगा। सही कहा भैया, उस मनहूस डायन ने आज फिर एक परिवार को निगल लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? हमें जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा, नहीं तो अगली बारी हमारी हो सकती है।
सारे लोग एकत्रित होकर गांव के सरपंच के घर पहुंचे। देखिए, इस दुखद घटना की जानकारी मुझ तक पहुंच चुकी थी। मैंने इस समस्या का एक समाधान सोचा है, पर तब तक आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा और कोई भी व्यक्ति अंधेरा ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सरपंच जी, जैसा आप उचित समझें, पर हमें इस विपत्ति से बचाएं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव वालों के लौट जाने के बाद सरपंच का बेटा अभय उनसे बोला, पिताजी, आप गांव वालों से किस समाधान की बात कर रहे थे? क्या आपने उस डायन से बचने के लिए कोई युक्ति सोची है? हाँ बेटा, मैंने एक योजना बनाई है। आज रात मैं अपने आदमियों के साथ उस डायन का शिकार करूंगा। बहुत खून खराबा कर चुकी है वो, आज नहीं छोड़ूंगा उसे। पर पिताजी, इसमें तो बहुत खतरा होगा, कैसे कर पाएंगे आप ये सब? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे बेटा। मैं आज उसे जिंदा जला दूंगा या अपनी 2 नाली बंदूक से भून डालूंगा, पर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। आज अमावस की रात थी। अंधकार पहले से ज्यादा घना हो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। गांव के सुनसान रास्ते पर बैसाखी का सहारा लिए एक अधेड़ व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। सन्नाटे को चीरती उसकी बैसाखी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हे भगवान, आसमान में तैरती हुई ये क्या बला नीचे आ रही है? ये तो डायन है। डायन, डायन, सरपंच जी बचाइए मुझे। शिकार को देखते ही डायन जैसे ही उसे दबोचने के लिए उसके नजदीक पहुंचती है कि तभी ठहर जा कातिल डायन, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। आज तू हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। अचानक से अंधेरे में छिपे सरपंच के 8-10 लोग हाथों की मशाल को सुलगा लेते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति के पास खड़ी डायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सरपंच अपनी बंदूक डायन की तरफ तान देता है। खूनी डायन, ये सब तुझे फंसाने की हमारी योजना थी। आखिरकार तू हमारे जाल में फंस ही गई। बंदूक ताने सरपंच के आदमी घेरा बनाए धीरे धीरे डायन की ओर बढ़ने लगे, पर इससे पहले वो उस तक पहुंचते, डायन उस अपाहिज आदमी को उठाकर हवा में तैरती हुई एक ओर जाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, सरपंच जी। पकड़ो, पकड़ो उस डायन को, बचकर जाने न पाए। अपाहिज व्यक्ति को हवा में उड़ाए डायन पुराने बरगद की ओर अंधेरे में तैर जाती है। सरपंच और उसके आदमी दौड़कर उस दिशा की तरफ भागते हैं। पीछा करो उसका, वो पुराने बरगद की ओर गई है, जल्दी करो। वो देखो, वो रही उस बरगद के ऊपर। सरपंच अपनी बंदूक से डायन पर निशाना लगाते हैं। बरगद से कोई देह जमीन पर धड़ाम से आ गिरती है। लगता है उस डायन को गोली लगी है और नीचे आ गिरी है। चलो देखते हैं। हे भगवान, मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? गोली इस मासूम को लग गई। खूनी डायन, बहुत हो चुका तेरा तांडव। आग लगा दो इस बरगद को, जिंदा जला दो इस पापी डायन को। सरपंच के आदमी बरगद को आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरा बरगद जलने लगता है। सरपंच, मूर्ख सरपंच, तू क्या सोचता है मुझे मारना इतना आसान है? आज यहाँ से तू और तेरे आदमी कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। और देखते ही देखते रहस्यमयी तरीके से सरपंच के सारे आदमी एक एक करके चीख मारते हुए गायब होने लगते हैं। अंत में सरपंच की भी चीख सुनाई पड़ती है और उसके बाद फिर से सन्नाटा व्याप्त हो जाता है। सरपंच का बेटा अभय दूर अपनी हवेली पर खड़ा
पुराने बरगद को सुलगता हुआ देख रहा था।